नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास और टीचमेंट ऐप की तरफ से मैं आरपी व्यास अर्थात राजेंद्र भैया जी आप सभी का जो कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, जिसको मैं शॉर्ट में MOM लिखा करता हूँ। और स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड पर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं हर चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी पहले कराऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम इसको शॉर्ट में MI बोलेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। अभी मैंने अपना जो परिचय दिया है उसमें आपने नोट किया होगा कि मैं जो आरपी व्यास अपने आप को मैंने राजेंद्र भैया जी की नाम से भी परिचित करवाया आप लोगों को। तो पता नहीं क्यों मन में कुछ बातें होती हैं जो मैं अपने विद्यार्थियों से जरूर शेयर किया करता हूँ। 1982 में मैंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया। मुझको आज 39 वर्ष हो गए और इन 39 वर्षों में अधिकांश तो मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। लेकिन 11 वर्ष मैंने आदर्श विद्या मंदिरों के अंदर भी अध्यापक का काम किया है। गणित पढ़ाई मैंने 6ठी से 12वीं तक। कई बच्चे राजस्थान बोर्ड के मेरिट में आए 10वीं 12वीं के अंदर। तो मैं अपने आप को अभी भी एक शिष्य ही मानता हूँ और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति रहती है। तो मैं आदर्श विद्या मंदिर जो बहुत शानदार जो विद्यालय है उनमें से एक, और हजारों विद्यालय पूरे भारत के अंदर है। अब देखिए, अगर मैं कोई भी काम आज अच्छा कर रहा हूँ या आपको अच्छा लगता है तो उसमें इन विद्यालयों में जो मैंने पढ़ाया बच्चों को उसका भी बड़ा एक रोल है। अभी हम आज ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। तो आपको पता ही होगा कि ये एक पुस्तक मार्केट में है जिसका नाम द्रव्य यांत्रिकी और द्रव्य यांत्रिकी लैब, यानी कि इसमें CE3003 और CE3009 कंप्लीट कवर्ड है। और हमारी जो टीम है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है वो है सुरेश राठी जी के नेतृत्व में मैं खुद आरपी व्यास और डॉक्टर अमित पुरोहित, जिन्होंने प्रैक्टिकल सारे लिखे हैं। तो बच्चों की डिमांड पर मैं ये आज काम शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेक्चर्स के, ताकि आप जब चाहे तब उनको देख सकें। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो पुस्तक है ये कंप्लीटली सिलेबस पर ही लिखी गई है, एक भी पॉइंट सिलेबस से बाहर नहीं है। तो मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको इन वीडियो के माध्यम से, वो देखने के बाद अगर आप पुस्तक से सवाल करेंगे, पुस्तक से काम में लेंगे, पुस्तक को काम में लेंगे, तो आपका ज्ञान और भी ज्यादा फैलेगा और भी ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जड़त्व आघूर्ण। देखिएगा, जो मेरी पुस्तक का पहला पेज है इस चैप्टर का, उसमें मैंने पहले ये जो सिलेबस है जड़त्व आघूर्ण का, इस चैप्टर का पॉइंट टू पॉइंट वो लिखा हुआ है। जैसे ये चैप्टर शुरू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन यानी परिभाषा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना यानी एक समतल पटल का जड़त्व आघूर्ण, रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि उसको कहते हैं घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, सेक्शन मॉडुलस, इसको हम आकृति मापांक या परिच्छेद मापांक भी कहते हैं। उसके पश्चात पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विदाउट डेरिवेशन, इनका डेरिवेशन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर MI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल एंड ट्राइंगल।
ट्रायंगुलर सेक्शन विद डेरिवेशन। इनका फिर डेरिवेशन आपके पाठ्यक्रम में है। और अगला जो सिलेबस में आपके पॉइंट बताया 1.2, तो 1.1 के अंतर्गत है सारा। 1.2 में आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, फिर चैनल सेक्शन, फिर टी सेक्शन, फिर एंगल सेक्शन, फिर हॉलो सेक्शंस, फिर बिल्ट अप सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड एनी अदर रेफरेंस एक्सिस। उसके बाद में 1.3 जो पॉइंट है वो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। देखिए आपका BTER द्वारा तय किया गया पाठ्यक्रम है, और इस पुस्तक में एग्जैक्टली इसी पे हमने सारा लिखा मैटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब किताब आप लोग लेंगे और इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बदलाव होगा। तो मैं अब जो वीडियो में अपना शुरू कर रहा हूँ उसमें बहुत शॉर्ट में हर चीज करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात इसकी परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परिभाषा। देखिए कोई भी मोमेंट होता है, बेसिकली आघूर्ण से तात्पर्य जो है आप अब तक जो पढ़ते आए हैं वो होता है बल इनटू बल की दिशा से लंबवत दूरी। हम जब कभी आघूर्ण लेते हैं किसी बल का तो दो बातें पता होनी चाहिए कि किस बल का आघूर्ण ले रहे हैं और किस बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं, तब जाके हम आघूर्ण को परिभाषित कर पाएंगे। मैं बल के आघूर्ण की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आऊंगा जड़त्व आघूर्ण पे। जैसे ये बल लग रहा है कोई P और हमें इस पॉइंट के अबाउट आघूर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो P की दिशा है ना, ये P की जो डायरेक्शन है ये, इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर लंब। कहां से? उस बिंदु से जिसके सापेक्ष हमको मोमेंट पता करना है। मान लीजिए O है, ये डाला मैंने परपेंडिकुलर, और ये जो डिस्टेंस को मैंने कह दिया D। तो जो मोमेंट होता है, आघूर्ण जो होता है, वो हो जाएगा P गुणा D। बल इंटू बल की दिशा से बल की दिशा हम देखें ना, तो उस पर डालेंगे लंब की लंबाई। हम कह सकते हैं कि लंबवत दूरी। ये बल का आघूर्ण है, ये किसी बल का आघूर्ण है, उसकी बात हमने की थी। अब बात हम करेंगे जड़त्व आघूर्ण की। तो इसमें नाम आप देख रहे हैं, आघूर्ण आ रहा है, आघूर्ण तो होगा, लेकिन ये आघूर्ण है क्षेत्रफल का, और वो भी द्वितीय आघूर्ण है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है। इसकी परिभाषा क्या बनती है? वैसे तो जड़त्व आघूर्ण जो है ठोसों के भी होते हैं, ठोस है सॉलिड्स, लेकिन हम जो आपके जो पाठ्यक्रम में है वो समतल आकृतियों के हैं। समतल यानी कि कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, इस प्रकार के। तो ठोस जो आकृतियां हैं सॉलिड्स, उनके जड़त्व आघूर्ण आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। हम जब भी बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण की इस CE3003 के संदर्भ में, तो वो समतल आकृतियों के लिए ही होगा। अब मैं इसको बता रहा हूँ परिभाषा। यह किसी समतल क्षेत्रफल का किसी संदर्भित अक्ष के सापेक्ष या परितः भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अबाउट के परितः। यह किसी समतल क्षेत्रफल का किसी संदर्भित अक्ष के सापेक्ष या परितः द्वितीय आघूर्ण होता है। द्वितीय आघूर्ण होता है, ये इसकी परिभाषा है। यानी अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात जब करनी है तो केवल क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण से काम नहीं चलेगा। क्षेत्रफल के द्वितीय आघूर्ण के साथ साथ में किस रेखा के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं आप,
या किस अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, तब जाके हम इसको पूरी तरह से परिभाषित कर पाएंगे। अब इसकी इकाई क्या होगी? इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण है, इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो हम कहेंगे एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू, ये तो हो गया फर्स्ट मोमेंट, एरिया इंटू डिस्टेंस, और इस मोमेंट का भी मोमेंट लेंगे तो इंटू डिस्टेंस और करेंगे, यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल इंटू दूरी का वर्ग। हम इकाई की बात कर रहे हैं अभी, और क्षेत्रफल आप जानते हैं कि मिलीमीटर स्क्वायर में होता है, और दूरी का वर्ग करेंगे तो ये भी मिलीमीटर का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि दूरी होती है मिलीमीटर में, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी मिलीमीटर स्क्वायर, तो आपके मिलीमीटर की घात 4 हो गई। तो ये यूनिट होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब आपको जितनी भी यूनिट्स हैं इसके लिए जो काम में आती है उनका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। कभी mm4, कभी सेंटीमीटर 4, कभी मीटर 4। तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो किस प्रकार से हम चेंज करेंगे इकाइयों को, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पावर 4 करूं तो मुझे यहाँ भी पावर 4 करनी पड़ेगी, यहाँ पावर 4 करूं, यहाँ भी पावर 4 करनी पड़ेगी, बराबर है ना दोनों। इधर भी घात 4 करूं तो वहां भी घात 4 करनी पड़ेगी। अब एक की पावर आप 4 करो चाहे कितनी भी करो, एक इंटू एक इंटू एक इंटू एक ही रहेगा ना, और मीटर की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10⁻3, और ऊपर भी 4 पावर है, घात के ऊपर घात क्या होती है, गुणा होती है, तो ये 10⁻3 चौक 12 और mm4। ये मैंने आपके लिए बहुत ध्यान से इस चीज को बताया कि अगर मीटर 4 को बदलना हो मिलीमीटर 4 में तो आप 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका उल्टा अगर mm4 को कन्वर्ट करना हो मीटर 4 में तो 10⁻12 से भाग लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ कर सकते हैं, 1⁻4 तो बनी होगी, और ये सेंटीमीटर 4 10⁻4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा मिलीमीटर 4। और अगर यहाँ करें तो हम कहेंगे 1⁻4 तो एक ही होती है, तो 1 मीटर 4 इज इक्वल टू, आप देखिएगा 100 सेंटीमीटर है ना, इसकी पावर 4 है, 100 का मतलब होता है 10⁻2, और 10⁻2 की पावर जब 4 करेंगे तो 10⁻8 हो जाएगी, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर 4। इस तरह से यहाँ अगर हम सेंटीमीटर 4 को बदलेंगे मिलीमीटर 4 में तो 10⁻4 से गुणा करेंगे, और मिलीमीटर 4 को बदलना हो सेंटीमीटर 4 में तो 10⁻4 का भाग लगाएंगे। वैसे ही काम यहाँ करेंगे। ये हमने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आप याद रखें, यह क्षेत्रफल का द्वितीय गुण होता है। अब आगे हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो अभी तक हमने केवल क्या देखा है, इसकी परिभाषा, थोड़ा सा इसका परिचय और इसकी इकाई के बारे में। दूसरा अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना, जो मैं आपको बता चुका था। अब आता है रेडियस ऑफ डायरेक्शन। रेडियस ऑफ डायरेक्शन, परिभ्रमण
त्रिज्या। देखिए, इसे हम स्मॉल आर या स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर या स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। अब आर का जो मान होता है, आर कह दो या के कह दो, वो होता है अंडर रूट आई बटा ए। यानी आपने जो निकाला है किसी भी समतल आकृति का जड़त्व आघूर्ण, उसमें उसके क्षेत्रफल का भाग लगाएंगे, उसका वर्गमूल लेंगे, तो आपको परिभ्रमण त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इसकी इकाई क्या होगी? इकाई क्या होगी? देखिएगा, आई की इकाई होती है मिलीमीटर 4, एरिया की होती है मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका है वर्गमूल। तो मिलीमीटर 4 को भाग लगाएंगे मिलीमीटर स्क्वायर से, आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका लेंगे वर्गमूल तो मिलीमीटर आ जाएगा। यानी जो इकाई हो गई इसकी क्या हो गई? मिलीमीटर। देता हूँ मिलीमीटर। अब हमेशा कोई जरूरी नहीं मिलीमीटर हो, कई बार सेंटीमीटर, कई बार मीटर, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम जब कोई प्रश्न करेंगे तो अधिकांश आपको मिलीमीटर को ही काम में लेना होगा, क्योंकि हम ऐसा यूनिट को काम में लेते हैं। तो अब परिभ्रमण त्रिज्या भी जो है, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो होती है, वो हम कई बार एक्स एक्सिस के अबाउट लेते हैं। अच्छा, आप जानते हैं एक्स एक्सिस के बारे में जानते हैं, वाई एक्सिस के बारे में जानते हैं, जेड के बारे में जानते हैं। आपने मैकेनिक सब्जेक्ट जो पढ़ा है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। चलो उसको छोड़ो मैकेनिक्स को, आप तो सिंपल सी बात करते हैं, कोई भी आकृति हो, जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है, ये उसका गुरुत्व केंद्र है, और इससे जो रेखा गुजरती है हॉरिजॉन्टल, उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसी बिंदु से जो गुजरती है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक ही समतल में है, और एक ऐसी रेखा जो गुजरती तो यहीं से है, लेकिन जो इस समतल के लंबवत है, इस समतल के लंबवत, यानी कि जैसे ये इस प्रकार से, उसे कहते हैं जेड एक्सिस। वो आपको इसमें नजर नहीं आएगी। अभी हम जेड एक्सिस को केवल बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, एक बिंदु द्वारा, क्योंकि वो जो होगी, वो आप, अगर मैं आपको ये थोड़ा ऊपर लूं कैमरे को, तो आप देखेंगे ये जो है पेन मैंने लिखा हुआ है, ये वाला, ये जेड एक्सिस है। तो ये तीनों जो एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, ये परस्पर समकोण पे होती हैं। एक्स का वाई से कोण 90 डिग्री, वाई का जेड से कोण 90 डिग्री, जेड का एक्स से कोण 90 डिग्री। अगर उसको एक आइसोमेट्रिक व्यू में देखें, तो देखिए उस केस में हम कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। आइसोमेट्रिक स्केल में कह सकते हैं ये सारे एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। हालांकि आपको लग रहा है कि ये 90 से बड़ा है, लेकिन ये सब 90 90 है। हमने व्यू बनाया, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। एनीवेज, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं एक्स वाई के बारे में कि आपसे कहा जाता है कि बताइए एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, तो उसको हम कहते हैं आर एक्स। ये है एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसी तरह से आर वाई, वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो सूत्र तो वही रहेगा निकालने का, अंडर रूट आई बटा ए। अब क्या, आपको अगर आर एक्स निकालना है तो अंडर रूट आई एक्स अपॉन एरिया कर देंगे, और आपको अगर आर वाई निकालना है तो अंडर रूट आई वाई अपॉन एरिया कर देंगे। अब ये आई एक्स क्या है? एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ये तो जड़ता त्रिज्या है। हाँ, जो होती है ना, ऐसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि परिभ्रमण त्रिज्या कह सकते हैं, तो कई बार जड़ता त्रिज्या भी कहते हैं। और आई एक्स होता है
एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। और इसी तरह से जो आई वाई है, ये वाई अक्ष के सापेक्ष या वाई एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण। हमने समझा रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। अब देखिए, हम आगे देखेंगे अगले पेज पर। हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, मैं बिल्कुल सिलेबस की लाइंस पर ही चल रहा हूं। देखिएगा, डेफिनेशन, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना मैंने बता दिया था, क्षेत्रफल का द्वितीय गुण होता है। फिर रेडियस ऑफ जायरेशन। अब आ रहा है सेक्शन मॉडुलस। अब आ रहा है इसके अंदर एक पद, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आकृति मापांक। आकृति मापांक, कई बार इसको परिच्छेद मापांक भी कहते हैं। कारण क्या है, ये कोई सेक्शन है, उसकी जो शेप है, आकृति है, या जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, उस पर निर्भर करता है। आकृति मापांक भी कहते हैं, परिच्छेद मापांक भी कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जब भी बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस की, तो हम कैपिटल जेड लिखेंगे उसको। अब इसकी परिभाषा कैसी है, आपको जेड निकालना है तो आई बटा वाई मैक्स। अब आई एक्स भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको जेड एक्स निकालना है, तो आई एक्स हो जाएगा, आई एक्स बटा वाई मैक्स। और जेड वाई निकालना है तो आई वाई बटा वाई मैक्स हो जाएगा। अब आई एक्स तो आपको मैं बता चुका हूं, जड़त्व आघूर्ण एक्स अक्ष के सापेक्ष। अलग अलग आकृतियों का अलग अलग होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आई एक्स का मतलब होता है एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, और आई वाई का मतलब होता है वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। लेकिन बात है वाई मैक्स की, वाई मैक्स क्या होगा? तो पहले अपन इसकी बात करते हैं, इकाई की, यूनिट की बात करते हैं। देखिए, जेड मैंने आपको बताया था आई अपॉन वाई मैक्स। वाई वाला एक दूरी है, कैसे अभी समझाता हूं मैं आपको। अभी बात चल रही इकाई की। आई की इकाई किसमें होती है? मिलीमीटर फोर। वाई मैक्स दूरी है तो मिलीमीटर, ये बन जाएगा मिलीमीटर क्यूब। यानी अगर आपको हम कहें कि जड़त ये परिच्छेद मापांक की इकाई क्या होगी, आप कहेंगे मिलीमीटर क्यूब, यानी कि एमएम क्यूब। मीटर क्यूब भी हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है। जैसे मैंने मीटर फोर को बदला था सेंटीमीटर फोर में, मीटर फोर में उसको सेंटीमीटर फोर को बदला था मिलीमीटर फोर में, मीटर फोर को मिलीमीटर फोर में। इस प्रकार से हम मिलीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल लूं, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों तरफ इस बार, तो हम कह सकते हैं एक का क्यूब एक ही होता है, और मीटर का मीटर क्यूब, ये 1000 का 10⁻³ और पावर 3, तो 10⁻৯ हो गया, 10⁻9 mm³ इस तरह से अपन और भी अलग अलग इकाइयों में इसको व्यक्त कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको जो समझाने की इच्छा मेरी है, वो वाई मैक्स को समझाना है। वाई मैक्स क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्या है कि सुविधा के लिए एक काम करते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई भी एक आकृति है, किसी तरह की आकृति मान लो, अपन से मान लेते हुए, कैसे भी ले सकते हैं, मैंने ले ली। और ये इसकी, ये इसका गुरुत्व केंद्र है आकृति का, मान लीजिए कुछ समय के लिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।
इससे जो लाइन गुजरेगी हॉरिजॉन्टल, वो होगी एक्स अक्ष, और जो लाइन गुजरेगी वर्टिकल, वो होगी वाई एक्सिस। अब आपको आई एक्स आई वाई तो पता होंगे, आई एक्स आपको पता होगा, आई वाई भी आपको पता होगा। अब हमें प्रश्न उठता है वाई मैक्स क्या लेना है। जैसे हम एक्स अक्ष के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये जो एक समतल आकृति आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये एक प्लेन फिगर है जो आपको नजर आ रहा है। इसका जो सर्वोच्च बिंदु है, जिसके ऊपर और कोई बिंदु ना है, वो यही है, इसके ऊपर कोई रेखा नहीं है। अगर मैं ये दूरी नापूं और नीचे देखूं, तो इससे नीचे कोई बिंदु नहीं है। अब हम ये दोनों दूरी नापेंगे। मान लीजिए ये दूरी मैंने y1 कह दी और ये दूरी मैंने y2 कह दी कुछ समय के लिए। तो जो y मैक्स है आपका, हमने कहा था ना इसमें y मैक्स, तो y मैक्स जो होगा, हम किसके जो संदर्भ में बात कर रहे हैं अभी, हम x एक्सिस के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो x अक्ष से जो दूरी होगी इस समतल के सबसे ऊपरी बिंदु की, वो y1 है, और सबसे नीचे वाले बिंदु की y2। अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगी वो ली जाएगी। अब देखिए वाई मैक्स जो होगा आपका, हम कह रहे हैं ये वाला वाई मैक्स, वाई मैक्स, वाई मैक्स जो होगा वो y1 हो जाएगा। कब? इफ y1 इज मोर देन y2। और जो आपका y मैक्स है वो y2 हो जाएगा। कब? अगर y2 y1 से बड़ा है तो। अब प्रश्न जब हम करेंगे तो पता पड़ेगा कि वो दूरी ऊपर की ज्यादा है नीचे की ज्यादा है। इसी तरह से हम बात करते हैं वाई एक्स के संदर्भ में। तो देखिएगा ये वाई एक्स है, तो ये देखिएगा ये लाइन है, और एक सबसे दूर वाला बिंदु जो है उसकी ये लाइन आ रही है आपके लिए। अब हमारे पास में ये जो आपको दिख रही है वाई एक्स, इससे एक तो दूरी ये वाली है, ये वाली, और एक दूरी वो वाली है, ये वाली, इधर वाली लाइन है ना ये, जिससे राइट में और कोई दूसरी लाइन, इसके लेफ्ट में कोई दूसरी लाइन, यानी कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इस प्लेन के, मैंने इस दूरी को x1 कह दिया और इस दूरी को मैंने x2 कह दिया। अब जो मैं लूंगा y मैक्स, पेज नंबर होगा हमारा 4। जैसे मुझे मान लीजिए आर वाई निकालना है, रेडियस ऑफ जनरेशन अबाउट वाई एक्सिस, तो हो जाएगा, नहीं अभी बात चल रही जेड की चल रही है, बात चल रही है जेड की, हमें जेड वाई निकालना है, तो हो जाएगा आई वाई अपॉन वाई मैक्स। आई वाई तो आप निकाल लेंगे, ये आपको दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई मैक्स की बात चल रही है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वाई मैक्स, ये वाला, ये वाई मैक्स, इस बार ये वाई मैक्स बराबर x1 होगा अगर x1 x2 से बड़ा है तो, और ये वाई मैक्स x2 होगा अगर x2 x1 से बड़ा है तो। बस हमें जिस संदर्भ रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, एक्स अक्ष या वाई एक्स जो भी हो, तो उससे जो ज्यादा दूरी होगी वो हमको भाग लगानी है, किसमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। तो आपको इस तरह से जेड मिल जाएगा। ये मैंने आपको परिच्छेद मापांक समझाने की कोशिश की है। आगे जब आप अध्याय 4 करेंगे जो है बेंडिंग एंड शीयर स्ट्रेस इन बीम, तब आपको हम और ज्यादा इसके बारे में समझाएंगे कि किस तरह से सेक्शन मॉडल जो होता है किसी बीम की स्ट्रेंथ का परिचय होता है, किसी बीम की स्ट्रेंथ का द्योतक होता है। जितना सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा उतनी ही वो बीम स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन हम वो बाद में करेंगे यूनिट 4 के अंदर। फिलहाल तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस की लाइन पे चल रहे हैं भाई। अब देखिएगा, अब है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विदाउट डेरिवेशन।
उसके बाद ये मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर, तो हम क्या है कि पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ सिलेबस के निर्माण में कुछ थोड़ा चेंज होना चाहिए था। ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इनके जो जड़त्वागुण है, इनके सूत्र पहले आपको करने चाहिए और इसके बाद हम करेंगे ये समांतरिक्ष्मा में। अब मैं करने जा रहा हूं कुछ प्रमुख समतलों के जड़त्वागुण, फिर इन सबको प्रूव भी करेंगे हम। कुछ प्रमुख समतलों के जड़त्वागुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम important plane, तो हम बाकायदा जो आपके सिलेबस में उससे चलते हैं। इसमें प्लेन आपको जो बता रखा है वो दे रखा, सबसे पहले दे रखा आपको रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर हम सबको प्रूव भी करेंगे। तो पहले आता है रेक्टेंगल, यानी कि आयत। देखिएगा ये एक आयत है, ये इसकी सीधी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। ये एक आयताकार परिच्छेद है या सेक्शन है। इसकी जो चौड़ाई है सेक्शन की, हम कहते हैं बी, विड्थ। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, इसकी जो चौड़ाई बी है, उसकी जो डेप्थ है, गहराई, हम कह रहे हैं डी। अब आपको याद रखना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई एक्स, उसके लिए फॉर्मूला है बी डी क्यू बटा 12। ये आपको याद रखना है, इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। आई एक्स हो गया बी डी क्यू बटा 12। आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो जो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं ना, वो करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान ये देना है कि जो इकाई बी की लेंगे वही डी की लेंगे। ऐसा नहीं कि बी तो ले लिया सेंटीमीटर में, डी ले लिया मिलीमीटर में, ऐसा नहीं। सब इकाइयां एक जैसी होगी, या सभी मीटर में, या सभी सेंटीमीटर में, या सभी मिलीमीटर में। अगर मीटर में है तो आई की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर 4। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 4, और एमएम है तो एमएम की पावर 4। इसी तरह से जो आई वाई निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, वो हो जाएगा डी वी क्यू बटा 12, डी वी क्यू बटा 12। ये आपको याद रखना है, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे, आज इसी वीडियो में करेंगे। दूसरा आपके आ रहा है इसमें, उसके बाद ये कह रहे भाई कि स्क्वायर, स्क्वायर की बात चल रही है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। और भाई वर्ग और आयत में क्या फर्क है? वर्ग में भी जो है आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण समकोण होते हैं। आयत में ऐसा होता है, लेकिन आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें तो दो नाप थे ना, बी और डी, इसमें एक ही नाप होगा जिसको हम कहेंगे ए, यानी कि इसकी भुजा ए हो गया, वर्ग की भुजा ये भी ए रहेगा। ये इसकी सीधी है तो ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस। अब जब भुजाएं बराबर हैं सभी, तो हम वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना आयत के लिए, वही काम आ जाएगा। बस फर्क क्या है कि वहां बी और डी अलग अलग थे, यहाँ बी और डी दोनों बराबर है और दोनों ही ए के बराबर है। यानी ये इस सूत्र में था ना, बी और डी दोनों बराबर कर दिए और उनका सबका दोनों का मान है ए। अब बताइए वो क्या हो जाएगा, अगर मैं आई एक्स निकालूं तो कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या था, बी डी क्यू बटा 12। बी इसका ए है, डी भी इसका ए है, क्यू बटा 12।
यानी कि A4/12। अगर IY निकालूं तो DB³/12। अब DB यानी कि वर्गाकार अगर कोई खंड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही होंगे भुजा की घात 4/12। जो भी साइड होगी ना उसकी पावर कर देंगे 4/12 कर देंगे। तो ये हमने आपको बता दिया स्क्वायर सेक्शन के बारे में। आगे चलते हैं, पेज नंबर 5 लेते हैं। स्क्वायर सेक्शन के बाद में आपको इसमें बताया गया है सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में तो सर्कुलर सेक्शन, वृत्ताकार खंड, हम उसको नंबर लगा लेते हैं। हाँ, पहले रेक्टेंगल था, दो स्क्वायर था, अब तीसरा हो गया आपके सर्कुलर। तो अगर ये एक वृत्त है, सर्कल है, ये इसका केंद्र है जो सीजी बनेगा, ये बन जाएगी एक्स एक्सिस, ये बन जाएगी वाई एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि सर्कल में आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो वृत्त है या सर्कल है, इसका जो डायमीटर है वो मान लीजिए डी है, और ये सेक्शन है सर्कुलर। हमेशा कोई सेक्शन दिखाता है उसको हैच्ड करना चाहिए, ऐसे रेखांकित कह दो, छायांकित कह दो, क्योंकि इस सेक्शन को बताने का तरीका होता है। तो आप याद ध्यान रखिएगा, आई एक्स आई वाई दोनों बराबर होते हैं, और दोनों ही होते हैं π×D⁴/64। ये आपको याद रखना है, π×D⁴/64। हम इसको प्रूव करेंगे भाई थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर, अब ध्यान से देखें। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कहा गया है सर्कुलर के बारे के बाद में कहा गया है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। तो भाई अर्धवृत्त जो होता है वो ऐसे होता है, इस प्रकार का होता है। अब आप जानते हैं कि अर्धवृत्त जो होगा उसकी जो सीजी, अगर हम कहें कि ये एक रेखा है, अब दिख रहा है ना, ये बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों तरफ बिल्कुल फिगर एक जैसा, सीजी इसी लाइन पर होगी, लेकिन कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। अब आपको अगर आई एक्स निकालना है, अच्छा, अगर हम ये कहें कि जो अर्धवृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है मान लीजिए, तो जो इसका फॉर्मूला है आई एक्स का वो लिख देता हूँ पहले मैं, फिर इसको प्रूव करेंगे बाद में। तो आई एक्स होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वो होगा 0.11 इंटू r⁴। आपको याद रखना है, इसको हम प्रूव करेंगे थोड़ी देर में, या तो इस वीडियो में करेंगे या फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो 0.11 इंटू r⁴। लेकिन अगर बात करें आई वाई की, अब ये देखिए, ये जो सेमी सर्कल है ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे सममित इसमें नहीं है बिल्कुल, ये फिगर रेगुलर नहीं है, ऊपर नीचे अलग अलग शेप है इसके। लेकिन अगर वाई के अबाउट बात करें तो ये जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है, यहाँ सिमेट्री है।
तो वाई एक्सिस के ऊपर जब निकालना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये मानिए कि अगर ये सर्कल जो आधा है, अगर ये सर्कल पूरा होता, ये सर्कल जो आधा दिख रहा है आपको अगर पूरा होता तो वहां भी वाई एक्सिस तो यही रहती। अगर मैं एक आधा सर्कल यहाँ और बना दूं तब भी इसकी वाई एक्सिस की स्थिति में फर्क नहीं आएगा। यानी सीजी जो होगी जब पूरा सर्कल होता तो यहाँ आएगी, यानी सीजी बदल जाएगी, यहां से बढ़ के यहाँ आ जाएगी अगर सर्कल पूरा हो जाए तो। लेकिन जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो नहीं बदलेगी, सीजी रहेगी, इसी लाइन पर रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरे सर्कल का जो आई वाई था उसका आधा इसका हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल पूरे सर्कल का आधा होता है। और पूरे सर्कल का आई वाई मैं आपको बता चुका था, पूरे सर्कल का पाई d4/64। तो ये हो जाएगा पाई d4/128 हो जाएगा, क्योंकि हम अगर पाई d4/64 का आधा करें तो 64 से गुणा कर देंगे 2 को हर के अंदर। लेकिन हमें अगर आंसर आर में चाहिए तो उस केस में पाई/128। और आप जानते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, तो इसको 2r⁴ कर देंगे। तो इस तरह से जो आई वाई है इसका वो पाई r⁴ पाई 2⁴ कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 8 128, तो पाई r⁴/8। ये फॉर्मूला हो गया आई वाई का। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। आई एक्स 0.11r⁴ आपको याद रखना होगा, हम इसको प्रूव करेंगे। और आई वाई पाई r⁴/8, 2⁴ 4 16 होती है, 16 8 128 होता है। अच्छा यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये अभी हमने जो फिगर बनाया है सेमी सर्कल का, ये डायमीटर के ऊपर हमने माना। अगर मान लो डायमीटर के नीचे भी ये होता इस तरह का आधा सर्कल, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी जो आई एक्स है इसका है वही इसका भी होता है, जो आई वाई हमने बताया इसके लिए वो इसके लिए होता है। यानी इन दोनों के लिए ये दोनों ही फॉर्मूले समान है। ये हमने बताया आपको सेमी सर्कल पर। इसमें एक बात और भी है, तो बार सेमी सर्कल की दिशा बदल जाती है। मान लीजिए ये सेमी सर्कल, मान लीजिए आपने ये ऐसा बना दिया इस बार, या इधर बना दिया, इधर या इधर। फर्क क्या है, यहाँ तो देखिए डायमीटर कैसा था, हॉरिजॉन्टल, यहाँ डायमीटर कैसा हो गया, वर्टिकल। तो बाकी तो कुछ बदलेगा नहीं, एक्सिस वही रहेगी, ये एक्स एक्सिस रहेगी, यहाँ ये एक्सिस रहेगी, ये वाई हो जाएगी। यानी एक्सिस परस्पर बदल जाएगी, ये वाई हो जाएगी और यहाँ ये वाई हो जाएगी। अब इसमें ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्स और वो वाई एक्स। और ये आप जैसा कि समझ रहे हैं इसकी रेडियस। अब होगा कुछ नहीं, एक तो आप जब बनाते हैं एक फिगर जरूर बनाया कीजिएगा, ऐसे रेखांकित छायांकित। ये किसी भी सेक्शन को शो करने का तरीका होता है, यहाँ भी आपको करना चाहिए। अब इस स्थिति में जो आई एक्स था वो इसमें आई वाई बन जाएगा, और इसमें जो आई वाई था वो आई एक्स बन जाएगा। क्यों, तो पोजीशन चेंज होंगे ना, जहां एक्स एक्सिस ये थी और ये वाई थी, यहाँ उल्टा हो गया। इसमें इस बार देखिए, आप अगर ध्यान से देखें यहाँ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है नहीं है, वाई के अबाउट सिमेट्री है पर एक्स के अबाउट नहीं है। और यहाँ देखेंगे अगर आप, एक्स के अबाउट सिमेट्री है, ये एक्स के अबाउट सिमेट्री है, इस बार वाई के अबाउट नहीं है, तो मामला बदल जाएगा। इस बार जो आपका आई एक्स होगा
इस केस में वो होगा तो पहले वाले केस का आई वाई था, यानी कि ये जो पाई r4/8, पाई r4/8, और आई वाई जो है वो होगा तो पहले वाले केस में आई एक्स था, यानी कि 0.11 इंटू r⁴, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने सेमी सर्कल कर दिया। सेमी सर्कल के बाद में नंबर आता है इसमें आफ्टर सेमी सर्कल अब आ रहा है क्वार्टर सर्कल। ये सेमी सर्कल कौन सा नंबर हो गया? 4, अब 5। क्वार्टर सर्कल, इसे कहते हैं चतुर्थ व्रत। चतुर्थ व्रत, एक व्रत का चौथाई भाग। देखिएगा ये चतुर्थ व्रत है इस तरह का। अब इसकी सीधी आप देख रहे हैं ध्यान से, एक पेन दिख रहा है आपको मेरे इस प्रकार से, ये इसकी सममिति रेखा है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों तरफ एक जैसा बिल्कुल। ये एंगल होता है 90 डिग्री, तो 45 डिग्री पे इसकी सममिति रेखा होगी ऐसे। और सीधी यहाँ कहीं होती है। कहाँ होती है हम अगले कुछ पेजेस में इस पे डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको समांतर एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा ना तो बात की इसकी चर्चा करेंगे। ये बन जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। अभी हम केवल पोजीशन निकालना चाह रहे हैं, कहाँ है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई। इस बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, आप देखेंगे ध्यान से तो एक्स एक्सिस के नीचे ऊपर जो आकृतियां दिख रही है, इसी प्रकार की वाई की अबाउट दिखेगी आपको। देखिए ये एक्स एक्सिस नीचे आपको दिख रहा है इस प्रकार का शेप, लगभग आयताकार, हालांकि आयताकार नहीं है, ये कर्व है, लेकिन इस प्रकार शेप दिख रही है आपको। और वहां देखिए ऐसी है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ भी एग्जैक्टली नीचे ये वही आकृति है जो कि ये है, और ये वही आकृति है जो कि ये है, यानी आई एक्स आई वाई बिल्कुल बराबर होंगे। इस बार जो होगा आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे भाई, बिल्कुल। अब आप सोचो जरा एक चीज, ये है चौथा व्रत। अगर मैं ऐसे ही चौथा व्रत इधर बना देता, तो नहीं लेकिन बना देता, मान लीजिए बना देता, तो ये अर्धव्रत बन जाता। और उसके बाद भी एक्स एक्सिस की पोजीशन नहीं बदलती, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कुछ समय के लिए एक आधा, बोले ये चौथा व्रत है ना, ये इधर चौथा व्रत बना दूं और ऐसा, तो ये तो रेखा वही रहेगी। हालांकि जैसे ही करूंगा तो ये इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, लेकिन वो जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेमी सर्कल में था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इस केस के अंदर उसका आधा कर देंगे तो इसका आ जाएगा। और सेमी सर्कल का आपको याद है 0.11 r4 था, तो यहाँ पर ये 0.11 r4 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि आई एक्स बराबर आई वाई बराबर 0.055 r⁴ 4। ये जो एक्स का वर्ड होगा एग्जैक्टली वो वाई का वर्ड होगा। अब वाई का वर्ड ऐसा समझ सकते हैं इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो जैसा ये ऊपर आकृति है, अगर वैसी आकृति एक नीचे बन जाती सेम, अब देखिएगा ये जो ये आकृति आपको दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना, वही क्वार्टर सर्कल। अगर ऐसा ही क्वार्टर सर्कल एक नीचे भी बन जाता इस तरह से नीचे, तो उसमें भी एक्सिस यही रहती, कोई चेंज नहीं होती। तो उस केस में भी हम कहते कि जो पहले था सेमी सर्कल का, उसका आधा हो जाएगा। और सेमी सर्कल का था 0.11 r4, उसका आधा करेंगे तो 0.055 r4। आपको याद रखना होगा ये चीज। ये हो गया आपके क्वार्टर सर्कल। और क्वार्टर सर्कल के बाद में आपके आ रहा है इसमें
ट्राइंगुलर सेक्शन, उसको भी देख लेते हैं। पेज नंबर होगा हमारा ये 6। और पॉइंट नंबर भी 6 ही है, ट्राइंगुलर सेक्शन, त्रिभुजाकार खंड, त्रिभुजाकार खंड। इसमें देखिएगा, ये कोई मान लीजिए ट्राइंगल है, तो ये समझ लो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप जानते हैं कि त्रिभुज की सीधी कहाँ होती है? किसी भी त्रिभुज की जो सीधी होती है, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना, मीडियंस, उनका कटान बिंदु होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्राइंगल या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ट्राइंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। अगर मैं 3 माध्यिका खींचू, माध्यिका क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट उसको मिला दो। अगर मैं ये मिड पॉइंट लेता हूँ, इसका मिला ऐसे मिला दूं, इसका मिड पॉइंट ऐसे मिला दूं, तो तीनों जहां से पास होंगे वो ये पॉइंट है, और ये बन जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस किसको कह रहे हैं? जो इसका बेस है ना, उसके पैरेलल है, पैरेलल टू बेस। अच्छा, इसमें वाई एक्सिस के अबाउट कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसमें एक आई एक्स ही काम आएगा आपके, क्योंकि इसमें सिमेट्री बनती नहीं है किसी भी तरह से, और कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं बनती है। ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है त्रिभुज के अंदर, तो हम केवल आई एक्स की बात इसमें करेंगे। हम आई एक्स उसको कह रहे हैं जो बेस के समानांतर है, इस बात को ध्यान रखें। ये हो गई एक्स एक्सिस। अब जो आधार की चौड़ाई है ना, वो तो बी है, और जिसकी गहराई है, त्रिभुज की जो डेप्थ है, वो एच है। डेप्थ क्या दो, इसकी ऊंचाई है दो, यानी ये हमने शीर्ष से डाला सामने लंब, तो ऊंचाई एच हो गई। अब आपको आई एक्स ध्यान रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका परिच्छेद है, क्रॉस सेक्शन है। इसका फॉर्मूला है बी इंटू एच क्यूब बटा 36। याद रखें इसको, बी एच क्यूब बटा 36। हमने आज इस वीडियो में अभी तक क्या क्या समझाया, देखिएगा आपके सामने ये रहा। डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लिमिना क्या होता है, मैंने बताया था आपको। क्षेत्रफल का द्वितीय गुण होता है, समतल का, किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल का द्वितीय गुण किसी संदर्भ अक्ष के सापेक्ष। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन मैंने बताया आपको, ये होता है अंडर रूट आई अपॉन ए, सेक्शन मॉडुलस आई अपॉन वाई मैक्स। फिर ये अभी आपको समझानी बाकी है, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये भी समझाएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये पेज नंबर हमारे हो गए थे 6। अब लेते हैं पेज नंबर 7। अब हम ले रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, और ये जितने भी सवाल आपके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा भूमिका इसकी रहेगी। इसे कहते हैं हिंदी में समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय। देखिए, पहले तो ये है कि ये किन परिस्थितियों में काम ली जाती है, कब काम आती है। क्या होता है कि हमें किसी भी समतल आकृति की जो ज्यामितीय अक्ष होती है, ज्योमेट्रिक एक्सिस, ज्यामितीय अक्ष उसे कहते हैं जो उसकी सीधी से गुजरती है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस प्रकार से, ये कहलाती है ज्यामितीय अक्ष या ज्योमेट्रिक एक्सिस। और हमें अगर किसी ज्यामितीय अक्ष के समांतर अक्ष पर निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लेन फिगर है कोई भी, और ये इसकी सीधी है, और ये इसकी ज्यामितीय अक्ष है, तो मैंने कैसी शेप ले ली अभी, और ये इसकी सीधी है, और ये एक्स अक्ष है। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसी रेखा
जो इस एक्स अक्ष के समांतर है, विच इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल एक लाइन में खींच दूं यहाँ पे, ये ऐसी, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसके समांतर है, यानी ये हम ऐसे एरो लगाते हैं, आपको पता है ना समांतर बताने का तरीका होता है एरो लगाने का। और इन दो अक्षों के बीच की दूरी जो है वो h है, दूरी क्या है, h है। तो और इस समांतर अक्ष को मैंने क्या दिया, AB। AB क्या है, समांतर अक्ष है, किसके समांतर, एक्स एक्सिस के। और ये जो पूरा एरिया है ये आपका A है। अब एक्स अक्ष के समांतर है AB लाइन, और आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन AB, यानी कि IAB। तो फॉर्मूला है IX, यानी कि एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस वो जो एरिया था इनटू h²। ये समांतर में, इसका प्रूफ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। यानी आपको अगर समतल का क्षेत्रफल पता हो और उसकी जो CG है उससे गुजरने वाली जो एक्स एक्सिस है उसके समांतर को रेखा कितनी दूर है वो दूरी पता हो, तो आप अगर IX पता हो तो उसके आधार पर IAB निकाल सकते हैं, IX प्लस AH²। अच्छा, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपको IX पता हो, कई बार क्या होता है IAB पता होता है तो आप IX निकाल सकते हैं। यानी IX पता हो तो IAB निकल जाएगा, और IAB पता हो तो IX निकल जाएगा। उस केस में अगर आपको मान लीजिए IX ही निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको लेके आ जाएंगे IAB माइनस AH², बस। और क्या है, इस इक्वेशन में जो भी अननोन होगा वो आपको पता करना होगा। ये सब कुछ तय होता है कि भाई सवाल कैसा है उसके बाद पता करेंगे हम इस चीज को। ये तो मैंने एक्स अक्ष के हिसाब से बताई थी। मान लीजिए यही कोई समतलाकृति है सेम, और ये इसकी CG, ये इसकी वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और इस बार इस वाई एक्स के समांतर को रेखा है ये CD, ये वाई के पैरेलल है, और ये दूरी इसको इस बार h इसको मान लेते हैं। हम तो ज्योमेट्रिक एक्सिस से जो होगी पैरेलल उसकी डिस्टेंस को h मानते हैं, चाहे x के समांतर हो चाहे y के समांतर हो। इस बार क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आपको ICD निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन CD, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इज इक्वल टू IY प्लस इसका एरिया आपको पता होगा जो भी आकृति है A इंटू h²। इस बार h ये है, उसमें h वो था। h का मतलब हमारा उस मान से है जो ज्यामितीय अक्ष और समांतर अक्ष जो होती है उनके बीच की दूरी होती है। तो इस तरह से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्या, समांतर अक्ष प्रमेय के बारे में। हम समांतर अक्ष प्रमेय की सहायता से बहुत सारे प्रश्न करेंगे। अब आगे पेज नंबर 8 आता है, अब आती है लंब अक्ष प्रमेय। लंब अक्ष प्रमेय इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ज्यामिति एक्स के बारे में चर्चा की थी तो आपको मैंने कहा था 3 परस्पर लंबवत अक्ष होती है, x, y और z। These 3 axes are mutually perpendicular to each other. ये तीनों एक समतल में नहीं होती हैं। x और y एक्स तो एक समतल में होती है, और z एक्स उस समतल के लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो x व y एक्सिस है, x व y एक्स एक ही समतल में होती है, एक ही प्लेन में होती है, एक ही समतल में
स्थित होती हैं। These two axes lies in same plane. हम कह सकते हैं जैसे टेबल है ये, तो टेबल का जो समतल है हॉरिजॉन्टल, तो एक्स एक्सिस यही है और वाई एक्सिस भी यही है, तो जेड एक्सिस होगी इसके परपेंडिकुलर। एक्स और वाई एक्स एक ही समतल में स्थित होती हैं तथा समतल की सीजी से गुजरती है। सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरती है। अब जो जेड अक्ष है, जेड अक्ष, जेड अक्ष भी सीजी से ही गुजरती है। जेड एक्सिस भी सीजी से ही गुजरती है। जेड अक्ष भी सीजी से यानी कि गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, परंतु एक्स व वाई दोनों ही अक्षों के साथ लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। लंबवत को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। हम उसको सिंबल ऐसे कर सकते हैं, ये लंबवत होती है। और लंब अक्ष में ये कहती है, अब लंब अक्ष प्रमेय के अनुसार, लंब अक्ष प्रमेय के अनुसार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस है, आई जेड, मैंने कहा 3 एक्स होती है, जेड एक्स और वाई, वो आई एक्स और आई वाई का योग होता है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये जो आई जेड है, ये हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये जो फॉर्मूला है, ये भी आपको प्रूव करना आपके कोर्स में नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज डिप्लोमा में आपको याद होना चाहिए। हालांकि हम इसका उपयोग करेंगे जब मैं आपको सर्कुलर सेक्शन का प्रूव करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी 4/64, तब मैं इसको काम में लूंगा, इस थ्योरम को। इसी के साथ मैं अपना ये जो वीडियो है यही भी समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ में कि आपने अच्छा इसको एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा, और आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहेंगे। आप बराबर इस पे ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और अपनी कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं उनको आगे अपनी वीडियो में ले लिया करूंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।